हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जंतुओं में जनन। जैसा कि रिवाइज सिलेबस में आपको बताया गया था कि साइंस में से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें से जो चैप्टर 9 है वो आपका टोटली कंप्लीट आएगा। तो इसलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, जंतुओं में जनन। इसका जैसे कि आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, जनन किसे कहते हैं। सजीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यदि सजीव जनन ना करे तो क्या होगा? सजीव जनन ना करे तो सजीवों की अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनन ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सजीव अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जब वो संतान उत्पन्न करते हैं तभी उनका वंश आगे चलता है और उनकी जाति आगे से आगे बनी रहती है। तो अगर हम ये माने कि सजीव अपने आप को बचाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं तो ये कहना सही होगा। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं? सजीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं और उसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। और ये जैसे कि सजीवों के जो दूसरे लक्षण हैं, उस लक्षणों में से जनन भी एक प्रमुख लक्षण है। यदि सजीव जनन ना करे तो उसके अस्तित्व का कोई मोल नहीं है या उसका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर होगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जनन जो विधि है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन विधि और एक अलैंगिक जनन विधि। अब ये लैंगिक जनन विधि होती क्या है? ऐसा जनन जिसमें कि जंतु और पादपों में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की क्रिया जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना, लेकिन आप अच्छे से समझे इसको। लैंगिक जनन यानी लिंग आधारित जनन, यानी जिसमें कम से कम 2 पीढ़ियों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक नर पीढ़ी होगी और एक मादा पीढ़ी होगी। इस प्रकार के जनन में दोनों पीढ़ियां आपस में मिलकर नए संतान उत्पत्ति की क्रिया करती है। ठीक है, तो ऐसा जनन जिसमें जंतु और पादप में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे युग्मक क्या होता है? तो देखो, नर और मादा पीढ़ी जो है उनकी जनन कोशिकाओं में जो जनन अंग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक एकल कोशिका का निर्माण होता है। ये एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। ठीक है, ये युग्मक आपस में संलयन करते हैं, यानी आपस में जुड़ते हैं और निषेचित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं। इस क्रिया को आप ऐसे समझें, जैसे नर पीढ़ी यानी मेल, ठीक है, और फीमेल, इनकी जनन कोशिकाओं में एक एक क्या बनेगी? सिंगल कोशिका बनेगी। इस सिंगल कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों युग्मक आपस में क्या होंगे? संलयित होंगे। तो संलयित होकर फिर एक कोशिका बनाएंगे। ये जो कोशिका बनेगी ये कहलाएगी जायगोट। ये जायगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगी और क्या बना देगी? बहुत सारी कोशिकाओं का एक गोला बनाएगी। ये जो एक कोशिका बनी थी वो अब क्या करेगी? बहुत सारी कोशिकाओं का गोला बनाएगी। कोशिकाओं में विभाजन होगा, गोला, बहुत सारी कोशिकाओं का एक बड़ा सा गोला बनेगा। इसको हम कहेंगे भ्रूण। और ये जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करके अंगों का विकास करेगा और संतान बनेगी। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन जिसमें जंतु और पादप में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक आपस में संलयन करके निषेचित होकर युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं। युग्मनज में भ्रूण का विकास होता है जिसे कि लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक, जैसा नाम से पता चल रहा है, यानी ये लिंग आधारित जनन नहीं है। इसमें केवल एक पीढ़ी जो है वो भी जनन कर सकती है। ठीक है, यानी एक पीढ़ी के द्वारा ही वो संतान उत्पत्ति की क्रिया हो सकती है। ऐसा जनन जिसमें कि जनन अंगों को छोड़कर जीव के अन्य कायिक भाग, जीव के जो अन्य कायिक भाग होते हैं उनसे नई संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है,
ये याद रखने की चीज़ है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। एक जो सिंगल पीढ़ी है, कोई भी जो चाहे वो ये जनन जो है नॉर्मली सूक्ष्म जीवों में या जो निम्न जीव होते हैं उनमें होता है। तो उनमें क्या होता है, कोई जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। उनका जो शरीर होता है, उस शरीर के ही किसी एक भाग से, उसके शरीर के ही किसी एक कायिक भाग से क्या हो जाता है, नया संतान बन जाता है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में चूंकि कोई नर और मादा युग्मक है ही नहीं, तो युग्मकों का निर्माण होगा नहीं और युग्मनज बनेंगे नहीं और कोई भी भ्रूण नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मेन ये डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे करते हैं। आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर मानव नर जनन तंत्र। मानव में लैंगिक जनन की क्रिया पढ़नी है, जिसमें आपको पढ़ना है मानव नर जनन तंत्र। ठीक है। मानव नर जनन तंत्र की संरचना को दृष्टि से 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मानव नर जनन तंत्र का चित्र है। इसमें सबसे पहले आती है वृषण ग्रंथि। ये जो अंडाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है वृषण ग्रंथि। ये अंडाकार संरचना आगे चलकर एक लंबी नलिका में परिवर्तित होती है, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु नलिका या शुक्रवाहिनी। ठीक है। ये शुक्रवाहिनी एक लूप बनाती हुई मूत्राशय के साथ, मूत्र नलिका के साथ एक लूप बनाती हुई मूत्राशय के पीछे की ओर प्रवेश करती है, जिसे जहाँ पर ये एक थैलीनुमा संरचना या कोशनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय का अंतिम भाग जो है वो आगे चलकर एक ग्रंथि में खुलता है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो आगे एक लंबी नलिका में निर्मित होता है। ये लंबी नलिका के चारों ओर एक मांसल पेशी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं शीशन। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल स्टडी आपके कोर्स में है, एग्जाम में भी आता है। वृषण ग्रंथि क्या होती है, तो मानव में नर में उदर के निचले हिस्से में, स्टमक के निचले हिस्से में एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जो शरीर के बाहर की ओर लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है, जिसे वृषण ग्रंथि कहते हैं। वृषण ग्रंथि में किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रवन किया जाता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जनन हार्मोन कहलाता है, जो कि लैंगिक जनन के समय शारीरिक लक्षणों को दिखाने का कार्य करते हैं। यानी कि इसी हार्मोन के प्रभाव में जो नर या हम कह सकते हैं कि लड़कों में शारीरिक रूप से जो गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, इस तरह के गौण लैंगिक लक्षणों जिसके द्वारा मेल और फीमेल की स्पेशली पहचान की जाती है, वो लक्षण लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से दिखाई देने लगते हैं। तो वृषण ग्रंथि में हार्मोन के प्रभाव से नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु बनते लगते हैं। इस वृषण ग्रंथि में क्या होते हैं कि जो नर और मादा युग्मक की बात की थी मैंने, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लैंगिक जनन के समय क्या होता है, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जो वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवन किया जाता है, उसकी सहायता से वृषण ग्रंथि के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। ये वृषण जो है, वृषण के ऊपर ये छोटी सी टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम अधिवृषण कहते हैं या वृषण कोश कहते हैं। ठीक है। ये जो अधिवृषण है, ये यहाँ पर वृषण में जो बनने वाले शुक्राणु हैं, वो सबसे पहले जाकर अधिवृषण में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि वृषण से बनने वाले जो शुक्राणु हैं वो टेम्परेरी कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, अधिवृषण में इकट्ठे हो जाते हैं। अधिवृषण बहुत सारी नलिकाओं का समूह होता है, जिसका अंतिम सिरा जो होता है वो कहाँ पे जुड़ा होता है, शुक्रवाहिनी के साथ जुड़ा होता है। शुक्रवाहिनी क्या है कि प्रत्येक वृषण के पीछे की ओर पतली लंबी और संकरी नलिका जुड़ी होती है,
जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी वृषण ग्रंथि में बनने वाले असंख्य शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन तंत्र में स्थित शुक्रवाहिनी ये आगे चलकर एक थैलीनुमा संरचना में बन जाती है या थैलीनुमा संरचना में संरचित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के निचले दो भागों में बटी द्विपालित छोटी ग्रंथि नुमा संरचना पाई जाती है। ये जो शुक्राशय है इसके निचले हिस्से में ये द्विपालित ग्रंथि नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। अब शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है? जनन तंत्र में स्थित शुक्राशय जो है वो शुक्रवाहिनी से आने वाले शुक्राणुओं को एकत्रित करके संग्रहित करने का कार्य करता है। मैंने आपको कहा कि ये जो वृषण है, अधिवृषण में शुक्राणु जो है वो टेम्परेली इकट्ठे होते हैं और वो आगे चलकर शुक्र नलिका द्वारा शुक्राशय में लाए जाते हैं। शुक्राशय में शुक्राणु परमानेंट इकट्ठे किए जाते हैं और उसके नीचे जो हिस्से में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसके द्वारा एक तरल गाढ़ा द्रव स्त्रवित किया जाता है, जो कि शुक्राणुओं को क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु इसी तरल में विलय हो जाते हैं। ठीक है। यानी शुक्राणु जो है वो शरीर से शुक्राणुओं को स्खलित करने का जो मार्ग है वो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा तरल बनाया जाता है ताकि वो शुक्राणु आसानी से स्खलित किए जा सके। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपके शिशन। जैसा कि चित्र में दिखाई हूँ कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे जो हिस्से में जो पतली नलिका दिखाई दे रही है जो शरीर से बाहर निकलती है, उसके चारों ओर एक मांसल संरचना दिखाई देती है। ये मांसल संरचना क्या कहलाती है, शिशन कहलाती है। ये नर जनन तंत्र का अंतिम भाग है जो कि शुक्राशय के निचले भाग में मांसपेशियों से बनी एक लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में आपको दिखाई देती है। ये दंडनुमा संरचनाएं शिशन कहलाती है। शिशन में मूत्र जनन नलिका पाई जाती है। ये जो नर जनन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र का जो द्वार होता है और जनन तंत्र का जो द्वार होता है वो सेम होता है, सिंगल द्वार ही होता है। दोनों में एक ही द्वार के द्वारा एक उत्सर्जन तंत्र भी वर्क करता है और जनन तंत्र भी वर्क करता है। ठीक है। तो शिशन में मूत्र जनन नलिका पाई जाती है, इसलिए शिशन के द्वारा ही नर में मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है और जनन के समय मादा में शुक्राणुओं का भी उत्सर्जन उसी शिशन द्वारा ही किया जाता है और ये मूत्र जनन द्वार द्वारा ही शिशन का द्वार भी खुलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नर जनन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, आपके एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा जनन तंत्र एग्ज़ाम में आता है, तो इसका डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए और इसके पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट आता है आपके शुक्राणुओं की संरचना। तो मैंने अभी अब तक आपको बताया कि मानव नर जनन तंत्र में जो एक सिंगल कोशिका बनती है लैंगिक जनन के समय नर युग्मक कहलाती है। वह नर युग्मक क्या होता है, उसे शुक्राणु कहते हैं। ठीक है। तो इस शुक्राणु की संरचना आपको चित्र में दिखाई दे रही है। नर जनन तंत्र में स्थित एक जोड़ी वृषण ग्रंथि से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, देखिए अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होता है वो तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि मानव में क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आपने देखी थी मानव में कोशिका पाई जाती है ना, हमने पढ़ी कि सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। ये इस तरह से कोशिका पाई जाती है। ठीक है। कोशिका के अंदर आपने क्या देखा था, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की जब आपने संरचना पढ़ी थी तब आपने देखा था उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मैं केंद्रक बना रही हूँ, इसके अंदर आपने ऐसे धागेनुमा संरचना क्या पढ़ी थी, गुणसूत्र पढ़े थे। ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र है ये क्या करते हैं, हमारे लक्षणों को डिसाइड करते हैं। हमारे अंदर कौन से लक्षण हैं कौन से लक्षण नहीं हैं, ये हमारे शरीर में कौन डिसाइड करता है, गुणसूत्र करते हैं। ठीक है। जब गुणसूत्र क्या करते हैं, सभी कोशिकाएं जब विभाजित होती है तो गुणसूत्र क्या करते हैं, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। यानी एक नई कोशिका में वो गुणसूत्र ही उन लक्षणों को ले जाने का काम करेंगे। ठीक है। ये सब आपके क्लियर हो गया। अब देखिए जनन कोशिका में क्या होता है, जो मानव के नर जनन तंत्र या किसी भी प्रकार की जनन कोशिका, किसी भी सजीव की जो जनन कोशिकाएं हैं
जो कि लैंगिक जनन में भाग लेती है। सभी कोशिकाओं की बात नहीं कर रही हूँ, केवल जनन कोशिका की बात कर रही हूँ। जो जनन कोशिकाएं होती है जो लैंगिक जनन में भाग लेती है, उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ ये हो गया कि हर मानव में गुणसूत्र केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? 23 जोड़े, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब ये जो 23 जोड़े हैं, यानी नर युग्मक की जनन कोशिका में क्या बन जाता है, 23 जोड़े गुणसूत्र। एक मिनट वापस इसको समझे। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र। ठीक है। तो हर जनन कोशिका में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र है वो बनने वाली नई कोशिका में क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ये जो गुणसूत्र है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र थे, यानी टोटल 46 गुणसूत्र थे, वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, 23। ठीक है। ये जो होते हैं ये नए युग्मक का निर्माण करते हैं। यानी कि जनन कोशिका में जो युग्मक बनता है वो एक सिंगल कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र बनते हैं वो कितने होते हैं, ओनली 23 गुणसूत्र होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अब ये युग्मक जो है जिसमें 23 गुणसूत्र है वो क्या करेंगे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना आप। वो क्या करेंगे, जैसे नर की युग्मक में, नर युग्मक में मेल, ठीक है, इस युग्मक में बने 23 गुणसूत्र, और फीमेल इसमें बने 23 गुणसूत्र, ये वापस आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होकर ये दोनों युग्मक मिलकर वापस नई कोशिका बनाते हैं जिसमें 23 + 23 यानी कि वापस से कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। ठीक है। तो इस तरह से हर संतान में, हर संतान की नई कोशिका में क्या बन जाते हैं, 46 गुणसूत्र पुनः बन जाते हैं। ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है वो लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होती है। तो नर जनन तंत्र में ये जो हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन में क्या हुआ कि जो नई कोशिका बनी उसमें गुणसूत्र आधे हो गए, तो इस आधे होने की जो क्रिया है वो कौन सी विभाजन की क्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया। ठीक है। अभी आप इसको बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं इसलिए इस तरह से लग रहा है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में इसको डिटेल में समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो नर जनन तंत्र में जो वृषण ग्रंथि है, जो जनन अंग है वृषण ग्रंथि, उसमें क्या बनते हैं, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। उन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या बनते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है, और उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और उस नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक शुक्राणु के सिर 3 भागों में बटा होता है। शुक्राणु का शरीर सिर, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है। तो पूंछ, लंबी पूंछनुमा संरचना इसमें पाई जाती है, सिर पाया जाता है और मध्य भाग पाया जाता है। अब देखिए तो शुक्राणु की जो पूंछ है वो क्या काम करती है, शुक्राणु की पूंछ उसको गति प्रदान करने में सहायता करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया में नर द्वारा शुक्राणु जो है वो मादा के शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। तो उसको गति करने के लिए, मादा के शरीर में प्रवेश करने के लिए, गति करने के लिए, उसे मूवमेंट करने के लिए सहायता चाहिए होती है, जो उसे पूंछ प्रदान करती है। ठीक है। शुक्राणु ही लैंगिक जनन के समय मादा के अंडाणु से निषेचन करते हैं। मादा के शरीर में जो अंडाणु बनेंगे उसके द्वारा शुक्राणुओं द्वारा उस अंडे का निषेचन होगा, जिससे युग्मनज बनेगा। शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाएंगे, और युग्मनज में ही शुक्राणु के द्वारा पिता के गुणसूत्र पहुंचते हैं। मैंने आपको कहा ना, मेल और फीमेल के गुणसूत्र संतान में जाते हैं। आपने देखा होगा, जो आप कभी कभी आपने आपके दादा दादी कहते हैं या आपके रिश्तेदार कहते हैं कि आपकी शक्ल जो है माता से ज़्यादा मिलती है आपके, या फादर से ज़्यादा मिलती है। तो ये क्या होता है, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं, और ये लक्षण किसके द्वारा पहुंचते हैं, इन युग्मकों की सहायता से, इन गुणसूत्रों की सहायता से पहुंचते हैं। तो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं वो शुक्राणुओं की सहायता से संतान में पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मानव नर युग्मक शुक्राणुओं की संरचना। नेक्स्ट देखिए, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है तो मनुष्य में नर की ही भांति मादा जनन तंत्र में भी मुख्यतः 4 भाग होते हैं।
चार भाग कौन से हो गए? अंडाशय ग्रंथि, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है, गर्भाशय और योनि। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के बारे में भी पूरी डिटेल स्टडी करनी है आपको और उसका पूरा वर्णन आपको तैयार करना है, एग्जाम में आता है। ठीक है, दोनों जनन तंत्र में से कोई भी एक जनन तंत्र का पूरा वर्णन आता है विद डायग्राम, तो आपको वो तैयार करना है। अब देखिए अंडाशय ग्रंथि, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडाशय ग्रंथि। तो मादा जनन तंत्र में मादा के शरीर में उदर के निचले भाग में, ठीक है, उदर के निचले भाग में दाई और बाई तरफ दो क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम एक जोड़ी ग्रंथियां कह सकते हैं। एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे अंडाशय ग्रंथि कहते हैं। किशोरावस्था के समय अंडाशय ग्रंथि से दो विशेष प्रकार के जनन हार्मोन, जैसे कि नर में कौन से थे? नर में वृषण ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया गया था उसका इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मादा में क्या होता है? किशोरावस्था के समय अंडाशय ग्रंथि से दो विशेष प्रकार के जनन हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये दोनों हार्मोन के प्रभाव के कारण ही मादा में जो अंडाशय ग्रंथि है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। एक सिंगल कोशिका बनती है जिसे हम अंडाणु या बिंब कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हार्मोन क्या काम करता है? इसके अतिरिक्त एक तो हार्मोन क्या करता है? अंडाणुओं का निर्माण करने का कार्य करता है। उसके अलावा हार्मोन क्या करता है? जो स्त्रियां होती है उनमें गौण लैंगिक लक्षण का गौण लैंगिक लक्षणों को दर्शाने के लिए उत्तरदायी होती है। गौण लैंगिक लक्षण स्त्रियों में कौन से होते हैं? ये तो आपको पता ही है, आवाज़ का पतला होना और जो मासिक धर्म का स्टार्ट होना, ये सब चीज़ें जो है वो स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षणों में आते हैं। ठीक है, तो ये जो गौण लैंगिक लक्षण है वो इसी हार्मोन के प्रभाव से दिखाई देते हैं। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो प्रत्येक अंडाशय में निश्चित दिनों में अंडाणुओं का निर्माण होता है। निश्चित दिनों में यानी कि पूरा एक चक्र होता है, मासिक धर्म का एक चक्र होता है, तो प्रत्येक महीने में हम ये कह सकते हैं प्रत्येक महीने में दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय द्वारा क्या होता है? अंडाणुओं का स्त्रवण जो किया जाता है वो अंडवाहिनी में किया जाता है। ठीक है, इस अंडवाहिनी में अंडाशय द्वारा अंडवाहिनी में अंडाणुओं का जो त्याग करना होता है या अंडाणुओं को अंडवाहिनी में डालने की जो क्रिया होती है वो अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ये जो अंडवाहिनी है वो कहाँ से जुड़ी होती है? अंडाशय के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है। फैलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। प्रत्येक अंडाशय का जो अंतिम सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? एक छोटी संकरी नलिका से जुड़ा होता है जिसे हम अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी में 28 से 30 दिन के पश्चात, जितना मैंने बोला था एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, 28 से 30 दिन के पश्चात अंडाणुओं का उत्सर्जन अंडाशय द्वारा किया जाता है। मनुष्य में मादा में जो निषेचन की क्रिया होती है यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है वो कहाँ होता है? एक्चुअल में यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, तो अंडाणुओं का उत्सर्जन अंडाणु और जो शुक्राणु है उनकी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है और युग्मनज का जो निर्माण होता है वो अंडवाहिनी में ही होता है। ठीक है, ये याद रखिए आप। अंडवाहिनी में क्या क्या कार्य होता है? अंडाणु और शुक्राणु का आपस में निषेचन यानी आपस में जुड़ने की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है और इसके द्वारा दोनों आपस में जुड़कर युग्मनज का निर्माण करते हैं वो भी कहाँ? जाइगोट या युग्मनज जो बनता है वो भी अंडवाहिनी में ही बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गर्भाशय। नेक्स्ट भाग है इसका गर्भाशय। तो प्रत्येक अंडवाहिनी जो है, ये जो दोनों प्रत्येक अंडवाहिनी है दोनों तरफ, ये आगे चलकर एक मांसल थैलीनुमा चौड़ी संरचना में खुलती है जिसे कि गर्भाशय कहते हैं। इसका आकार जो होता है वो पियर शेप होता है, अमरूद के आकार का होता है। पियर यानी नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय की भित्तियाँ जो होती है वो मोटी और संकुचनशील होती है। इसकी भित्तियाँ मोटी और संकुचनशील होती है यानी कि इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है जिससे कि रक्त नलिकाओं का विस्तृत जाल पाया जाता है। इसमें बहुत सारी रक्त नलिकाएं होती है। गर्भाशय के अंदर
क्या कर दिया जाता है, ये जो युग्मनज अंडवाहिनी में बना था वो युग्मनज आकर कहाँ, गर्भाशय की भित्ति में क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय की भित्ति में ये इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है। और युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन इसी में होता है। डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। युग्मनज जो है वो धीरे धीरे कोशिकाओं में युग्मनज चूँकि सिंगल कोशिका थी, अब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करने लग जाएगी और वो पूरी कोशिकाओं का एक गोला बन जाएगी, जिसे हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। और वो डेवलपमेंट भ्रूण का कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। और धीरे धीरे ये भ्रूण जो है वो अपने अंगों का विकास करने लगता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब ये जो शिशु है वो गर्भाशय के अंदर ही होता है और माता के गर्भाशय के अंदर ही उसका पोषण होता है। ये जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है वो क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ये भित्ति अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। जब शिशु का जन्म होता है तब ये अपरा या प्लेसेंटा भी भ्रूण के साथ टूटकर गिर जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। योनि नेक्स्ट भाग है इसका। योनि, गर्भाशय का जो अंतिम सिरा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नलिका या मार्ग से जुड़ा रहता है, जिसे हम योनि कहते हैं। इस योनि मार्ग से गर्भाशय का जो अंतिम सिरा होता है वो एकदम बहुत संकरी सी पॉइंट होता है, बहुत संकरी सी नलिका होती है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा के निचले वाला हिस्सा जो है वो योनि कहलाता है। ठीक है, तो योनि मार्ग से ही मादा में जो रजो धर्म के समय रक्त का स्त्राव होता है, यानी मासिक धर्म के समय जो पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, उस समय रक्त का स्त्राव शरीर के बाहर की ओर होता है और शिशु का जन्म भी इसी मार्ग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मादा जनन तंत्र का पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने नर जनन तंत्र में नर जनन युग्मक शुक्राणु की संरचना पढ़ी, उसी तरह से मादा युग्मनज में मादा युग्मक अंडाणु की संरचना, ये युग्मक है। ठीक है, मादा युग्मक अंडाणु की संरचना कैसी होती है, तो ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है कि अंडाणु नर जनन नर युग्मक की तरह, शुक्राणुओं की तरह ये भी एक सिंगल कोशिका होती है। और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। मैंने कहा था शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, तो मादा में भी कितने होंगे, अंडाणु में 23 गुणसूत्र होंगे। और इसी तरह से शुक्राणु और अंडाणु के संलयन द्वारा जो युग्मनज बनेगा, जो उसमें टोटल 46 गुणसूत्र वापस हो जाएंगे। अब बूझों को ये पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। देखो मादा जनन तंत्र में मनुष्यों में जो अंडाणु बनता है उसकी साइज अलग होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य में अथवा ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। मनुष्य में ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन मुर्गी के अंदर जो अंडे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो कि आपको दिखाई देते हैं। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे विशाल होता है, और इसे हम कह सकते हैं ये सिंगल एक कोशिका का ये बहुत बड़ी कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का एक एकल कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और वो बहुत बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर, यहाँ पर हम आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद निषेचन की जो क्रिया है, निषेचन की पूरी विधि और अलैंगिक जनन की विधि जो है वो हम हमारे अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।